Hey everyone, welcome back to part 4 of chapter Cell the Unit of Life। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। हमने इसके बारे में थोड़ा सा अपनी पिछली वीडियो में देखा था। हमने क्या देखा था कि प्रोकैरियोटिक वर्ड कहाँ से आता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। वहां मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसका मतलब भी हमने डिस्कस किया था। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, जेनेटिक कंटेंट है, वो साइटोप्लाज्म में इस तरीके से स्कैटर्ड रहता है, बिखरा हुआ रहता है और उस स्कैटर्ड मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ एग्जांपल्स दी हैं विच यू शुड रिमेंबर। एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा जो आपके साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये पहली लाइन दी है एनसीईआरटी में जब हम प्रोकैरियोटिक सेल का हेडिंग पढ़ते हैं। तो द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा and PPLO, which stands for pleuropneumonia like organisms. Now there is one more thing that you should know कि prokaryotic cells generally smaller होते हैं when we compare them to the eukaryotic cells. Size में prokaryotic cells छोटे होते हैं when we are comparing it to the eukaryotic cells. And secondly, prokaryotic cells ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो ये लाइन एज इट इज एनसीईआरटी में दी है दैट दे आर जनरली स्मॉलर एंड दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली व्हेन कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों कि ये ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। बिकॉज हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े एडवांस तरह के सेल्स हैं, है ना, वो प्रिमिटिव नहीं है, ये प्रिमिटिव है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा सिंपलर होगा, राइट। और यूकैरियोटिक सेल्स का कॉम्प्लेक्सिटी इनसे ज्यादा होगा। जैसे कि हम है यूकैरियोटिक बॉडी, हम में है यूकैरियोटिक सेल्स, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा। इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू द यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे सेल एनवेलप के बारे में। एनवेलप का मतलब ही हमें समझ आता है। एनवेलप मतलब समथिंग विच इज कवरिंग, जो कवरिंग फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के एनवेलप में 3 लेयर्स आती हैं, राइट, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। The first one, this one, is the glycocalyx. The outermost layer of the cell envelope of prokaryotic cell is the glycocalyx. Moving inside to this glycocalyx is the second layer, which is the cell wall. Okay, this is cell wall. And further moving inside of the cell wall, what we get is cell membrane. तो हमारे पास सेल एनवेलप में 3 लेयर्स आती हैं if we are talking about prokaryotic cells. The first is glycocalyx, the second is a cell wall and the third is a cell membrane, right? So अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पे हमने लिखा, जैसे कि हमने पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल में we have 2 things. The first is cell envelope and secondly जो अंदर का कंटेंट है सेल का। सेल एनवेलप में हमने 3 लेयर्स देखी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाली लेयर, सेल वॉल मिडिल वाली है और सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाली लेयर है एक प्रोकैरियोटिक सेल की। तो अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें क्या दिखता है। तो सबसे पहले चीज वी आर क्लियर कि साइटोप्लाज्म तो होगा, और साइटोप्लाज्म क्या है वी ऑलरेडी नो। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड जैसा, एक जेल जैसा फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड रिमेंबर इज कि यहाँ पे हमारे पास ना तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं और ना ही हमारे पास सिंगल बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। अब इसका क्या मतलब है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मतलब 2 मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज यानी एक सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेली। डबल बाउंडेड कौन सी होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस,
ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज में क्या आता है? गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, यहाँ पे ट्रू वैक्यूल्स भी नहीं होते, माइक्रो बॉडीज भी नहीं होती। इन शॉर्ट, एक प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं और ना ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो है क्या इसमें? तो इसमें है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली यानी जिसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। और ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली होती है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती? इट इज राइबोसोम्स। तो ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स। यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन से टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या है, क्या फंक्शन है, कौन से टाइप्स का क्या मतलब है, सब कुछ पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि आगे जाकर हम इनको समझ पाएं। और क्या नहीं होता इनमें? इनमें ना ही सेंट्रियोल्स होते हैं ना ही सेंट्रोसोम्स होते हैं। अब ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स कहाँ होते हैं? तो आंसर है ये यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, ये हम जानते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, ये भी हम जानते हैं। और जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे पैकेजिंग प्रोटीन्स नहीं होते, यानी यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते। तो ये हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है। तो आते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप पे, जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप का सबसे बाहर वाला लेयर है। दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स। देन आता है सेल वॉल, देन आता है सेल मेम्ब्रेन, जैसा हमने ऊपर डायग्राम में देखा। तो पहले बात कर रहे हैं इस आउटर मोस्ट लेयर की, विच इज द ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स ना दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब एक सेल में या तो इसका ये फॉर्म हो सकता है या तो इसका ये फॉर्म हो सकता है। राइट, देर आर टू फॉर्म्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ये स्लाइम लेयर हो सकता है या ये कैप्सूल हो सकता है। वी हैव टू रिमेंबर दिस, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अब स्लाइम लेयर क्या होता है और कैप्सूल क्या होता है? स्लाइम लेयर से हमें समझ आता है एक ऐसी चीज जो थोड़ी स्लाइमी है। स्लाइमी मतलब जो मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, जो बैक्टीरियल सेल को मॉइस्ट रखती है। तो ये फंक्शन है स्लाइमी लेयर का, स्लाइम लेयर का, कि इट होल्ड्स द मॉइस्चर एंड इट कीप्स द बैक्टीरियल सेल मॉइस्ट। यानी मॉलिक्यूल्स इसके लूजली अरेंज्ड होते हैं। द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस लेयर आर लूजली अरेंज्ड। सो दिस इज स्लाइम लेयर। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? दो इसका कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट स्टिल फॉर नॉलेज वी शुड नो कि स्लाइम लेयर किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड्स, डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन एंड लेवेन। सो दिस इज अबाउट द स्लाइम लेयर। नाउ सेकेंड फॉर्म कौन सा हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स का? कैप्सूल। कैप्सूल का कॉम्पोजिशन क्या है? पॉलीसैकेराइड्स, एमाइनो एसिड्स एंड डी ग्लूटामिक एसिड। पॉलीसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड डी ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कंपैक्टली अरेंज रहते हैं। मॉलिक्यूल्स कंपैक्टली अरेंज रहते हैं, यानी कैप्सूल ना बैक्टीरिया को एक टफ अपीयरेंस देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स कि बैक्टीरियल सेल के पास या तो स्लाइम लेयर हो सकता है या तो कैप्सूल हो सकता है। स्लाइम लेयर यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, लूजली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कैप्सूल एक टफ अपीयरेंस देता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कैप्सूल, फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन बॉडी में चला गया, राइट। कैप्सूल ना एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, एक कवच की तरह काम कर रहा है। अब हमारी बॉडी में जब कोई बैक्टीरिया जाएगा तो इमेजिन करो, ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, हमारे इम्यून सेल्स ट्राई करेंगे कि उस बैक्टीरिया को मार दे। यही होता है, राइट। बट अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया है जिसके पास कैप्सूल है, तो कैप्सूल ना उसका एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। यानी हमारे इम्यून सेल्स अगर उसको पहचानेंगे बैक्टीरिया को तभी तो उसको मारेंगे ना। बट ये कैप्सूलेटेड बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, ये थोड़े खतरनाक हैं।
पैथोजेनिक है। क्यों पैथोजेनिक है, क्यों खतरनाक है? क्योंकि इम्यून सेल्स इनको आइडेंटिफाई करेंगे तब तो मारेंगे ना। तो ये कैप्सूल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, यानी अगर ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास कैप्सूल है तो वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना। इसी के बेसिस पे ना हम बैक्टीरिया को दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आर टाइप and the second one is S type, right? R type and S type. R stands for rough surface and S stands for smooth surface. इनिशियल से ही हमें पता लग रहा है रफ सरफेस मतलब उसमें कोई कैप्सूल नहीं होगा, ठीक है। रफ सरफेस मतलब उसमें कोई कैप्सूल नहीं होगा, वो नॉन कैप्सुलेटेड होगा। और मैंने आपको बताया कैप्सूल इक्वल्स टू पैथोजेनिक। एक चीज याद रखना, कैप्सूल इक्वल्स टू पैथोजेनिक। किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल है तो वो पैथोजेनिक है, राइट। इसीलिए आर टाइप रफ सरफेस, नॉन कैप्सुलेटेड यानी नॉन पैथोजेनिक। एंड इसका उल्टा एस टाइप है। एस टाइप यानी कि स्मूथ सरफेस मतलब बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है, और अगर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, उसके पास वो प्रोटेक्टेड शील्ड, उसके पास वो प्रोटेक्टेड कवच है, तो वो अंदर जाके तबाही मचा देगा ह्यूमन बॉडी में। सो इट इज गोइंग टू बी पैथोजेनिक। सो द बैक्टीरिया कैन बी आइदर आर टाइप और एस टाइप, non-capsulated or capsulated. Now moving ahead with the second membrane which is the cell wall. अभी तक हमने the first one we studied, सबसे बाहर वाली, this was the one we studied, that is glycocalyx. Now इसके अंदर आए तो second thing we get is a cell wall. So अब हम इस cell wall के बारे में पढ़ेंगे। Cell wall में cellulose absent होता है। यहाँ composition क्या होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड, echoic acid एंड म्यूरामिक एसिड। सो ये है सेल वॉल की कॉम्पोजिशन एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इस टर्म को ब्रेक करेंगे, राइट। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन? वी ब्रेक इट। पेप्टिडो यानी पेप्टाइड, और दूसरी तरफ आ जाता है हमारा ग्लाइकन। तो पेप्टाइड क्या है? हमको पता है प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड्स की चेन्स जो हैं वो प्रोटीन फॉर्म करती हैं। तो बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं, और दूसरी तरफ है ग्लाइकन। ग्लाइकन क्या होता है? ग्लाइकन है आपका शुगर। अब शुगर भी यहाँ पे ना दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज NAG एंड सेकेंड इज NAM। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू कैन तो कर लो याद, अदरवाइज देर इज नो रिक्वायरमेंट कि ये लर्न करना ही करना है। सो NAG स्टैंड्स फॉर N acetyl glucosamine and NAM stands for N-acetyl muramic acid. So this is actually पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब, यानी पेप्टाइड है और ग्लाइकन है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड से। ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर। यहाँ पे दो टाइप्स की होती हैं, NAG और NAM। NAG stands for N-acetyl ग्लूकोसामीन एंड NAM stands for N-acetyl म्यूरामिक एसिड। ये बेसिकली कॉम्पोजिशन है, कुछ नहीं है, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस है ये। इफ यू कैन तो याद कर लो, अदरवाइज देर इज नो मैंडेटरी, लाइक नो रिक्वायरमेंट एज सच। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल हमारे बैक्टीरियल सेल को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम बर्स्टिंग एंड एक्सपेंशन। सो इट हेल्प्स द बैक्टीरिया, इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि हर तरीके के बैक्टीरिया में सेल वॉल हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। तो अब यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है, देखो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि आप बीमार पड़ते हो क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गई है, आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। आपको डॉक्टर एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है और वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए और आप फिर से हेल्दी हो जाओ, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, एक बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन काम कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका वो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है, ये 3 लेयर्स थी इसकी जो मैंने आपको बताई, ये बैक्टीरिया है, और इस एंटीबायोटिक को इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने के लिए बॉडी में भेजा गया, ये आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, ठीक है। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है, डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो मर जाए। तो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बेसिकली करती क्या है, जो आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल है,
जो आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये उसकी फॉर्मेशन को, उसके बनने को इनहिबिट करवाती है। तो अगर इस बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं करेगा, और अगर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा तो जो डॉक्टर का दिया हुआ एंटीबायोटिक है वो इफेक्टिव हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है कि एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, विच इज एक्चुअली इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ दिस सेल वॉल। इस सेल वॉल का जो हमने कॉम्पोजिशन देखा था पेप्टिडोग्लाइकन, ये उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है एंड देयरफॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट पॉसिबल, राइट। बट एक बैक्टीरिया है दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं होती। अगर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होती तो पेनिसिलिन एक्ट किस पे करेगा? पेनिसिलिन तो बैक्टीरिया के सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोकता है ना, बट माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं है। अगर सेल वॉल ही नहीं है मतलब पेनिसिलिन जो है इट विल बी इनसेंसिटिव टू माइकोप्लाज्मा। पेनिसिलिन जो है वो माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन में काम ही नहीं करेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी शुड नो। नाउ मूविंग अहेड, तीसरी मेम्ब्रेन पे जो सबसे अंदर की तरफ है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल के अंदर की तरफ है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जैसा हमने ऊपर फिगर में भी समझा। अब हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट थी, ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। इन शॉर्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। ये किसकी बनी होती है? तो ये प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड की बनी होती है। अब अगेन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हम जाते हैं पीछे अपनी डायग्राम के ऊपर। तो ये सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसको मैं अब दिखाऊंगी ब्लू कलर से। ठीक है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इनर मोस्ट लेयर में कि यहाँ पे इस तरीके से एक इनफोल्डिंग बन गई है। यहाँ पे आपकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ इस तरफ से फोल्ड हो चुकी है ना। इस तरह से ये फोल्डिंग आपको दिख रही है। यहाँ पे ये जो फोल्डिंग आपको दिख रही है सेल मेम्ब्रेन की, यहाँ इसको बोला जाता है मीजोजोम। तो जैसा कि अब हम फिगर में देख कर आए हैं कि सेल मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग से एक चीज हमको दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज मीजोजोम। अब मीजोजोम क्या होता है? याद रखो, मीजोजोम ना प्रोकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, यानी एटीपी प्रोडक्शन, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। पर यहाँ तो प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एटीपी कौन देगा सेल को? एटीपी तो चाहिए है ना सेल को, तो एटीपी कौन प्रोवाइड करेगा? मीजोजोम। सो बेसिकली मीजोजोम्स आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, सो मीजोजोम्स आर प्रेजेंट which are important, right? Mitochondria is important for ATP production, but because mitochondria is not present in prokaryotic cell, so we have mesosomes. And what are mesosomes? They are just the foldings of the cell membrane. Mesosome के क्या functions होते हैं? Exact line NCERT में दी है। Respiration, DNA का replication, secretion process में help करते हैं। इन मीजोजोम्स में एंजाइमेटिक कंटेंट होता है। बेसिकली आप देख रहे हो कि मीजोजोम्स सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। तो ये फोल्डिंग्स क्या कर रही हैं? ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा रही हैं, और हमको पता है कि एंजाइम बेटर परफॉर्म करता है अगर उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिले। तो ये क्या क्या काम कर रहा है मीजोजोम? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में, सिक्रीटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, एंजाइमेटिक कंटेंट, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो दे आर द फंक्शंस ऑफ मीजोजोम। इट इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑल्सो ये वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब जैसे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या लैमेला के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जैसे आपके साइनोबैक्टीरियाज, जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गा होती है, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इनमें कुछ अदर टाइप ऑफ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं।
क्रोमैटोफोर्स कम फ्रॉम अ वर्ड क्रोमा, और हमको पता है इसका मतलब होता है कलर, यानी इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज डूइंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गा, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, और इनको हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। हमने मीजोजोम्स के बारे में पढ़ा और हमने क्रोमैटोफोर्स के बारे में पढ़ा। नाउ मूविंग ऑन टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। आपको अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू, इफ सपोज दिस इज योर बैक्टीरियल सेल, जो जेनेटिक मटेरियल है, दो तरीके का जेनेटिक मटेरियल हमारे बैक्टीरिया में होता है। एक होता है मेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक होता है मेन जेनेटिक मटेरियल जो जिनोमिक डीएनए होता है, राइट, जो स्कैटर्ड है न्यूक्लियस में, क्योंकि हमने बोला कोई इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, तो ये हमारा न्यूक्लियोइड है जो स्कैटर्ड है। न्यूक्लियोइड बेसिकली मेन जेनोमिक डीएनए है, जो मेन जेनेटिक डीएनए होता है बैक्टीरिया का, वो ये न्यूक्लियोइड होता है। और ये कैसा होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे हम लोग में इस तरीके से हेलिक्स प्रेजेंट होता है डीएनए का, लीनियर होता है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, बट बैक्टीरिया में इस तरीके का प्रेजेंट होता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड है बट सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इनमें इस न्यूक्लियोइड के अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब वो डीएनए जो बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करता एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। सो इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इनमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, दो ये हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, बट this is the plasmid which is actually extra chromosomal DNA, meaning वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं करता। तो करता क्या है, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो फीचर है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड विच इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। कैसा है, ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, दिस इज ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड एंड सर्क्यूलर। तो ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में आ गया कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, एंड दिस इज द जिनोमिक डीएनए। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक देता है बैक्टीरिया को। इसमें कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करता, इट ओनली गिव्स फिनोटिपिक कैरेक्टर। सो दिस इज प्लाज्मिड। नाउ मूविंग अहेड टू द सरफेस स्ट्रक्चर्स। अब पिछली फिगर में अगर हमने ध्यान से देखा तो हमें इस तरीके से लॉन्ग इस तरह से सरफेस स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं बेसिकली, एक है फ्लैजिला, एक है पिलाई और एक होता है फिम्ब्री। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सरफेस से निकल रहे हैं, दे आर द सरफेस स्ट्रक्चर्स। ये 3 तरह के हो सकते हैं, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री। फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री। लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन, दैट इज फ्लैजिला। अब हमने देखा बाहर वाली मेम्ब्रेन ग्लाइकोकैलिक्स थी, उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन सेल वॉल थी और सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन हमारी सेल मेम्ब्रेन थी। अब ये जो फ्लैजिला है जो हम पढ़ने लगे हैं, ये सेल वॉल से ओरिजिनेट करता है, यानी सेकंड वाली मेम्ब्रेन से इस तरीके से ओरिजिनेट करता है। सो दिस इज फ्लैजिला विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेल वॉल। अब इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे हमें चलने के लिए पैर चाहिए हैं, लेग्स चाहिए, उसी तरीके से बैक्टीरिया को भी चलने के लिए फ्लैजिला चाहिए, यानी मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो मोटाइल हैं, जो चल फिर सकते हैं, उनमें फ्लैजिला होता है, और ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन मोटाइल हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनमें फ्लैजिला नहीं होता। सो इफ आई हैव टू सम अप फ्लैजिला एक स्टेटमेंट में, देन फ्लैजिला जो है वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जो लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो फ्लैजिला एक प्रोटीन का बना होता है विच इज कॉल्ड फ्लैजिलिन। इजी टू रिमेंबर, फ्लैजिला से ही बना फ्लैजिलिन। सो इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। मूविंग फर्दर अहेड, हम पढ़ रहे हैं फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी एंड दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर नॉलेज, इफ यू वांट टू यू कैन नो दिस। फ्लैजिला कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। बेसिकली फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ओके, फिलामेंट,
hook and basal body. Basal body is further made up of 4 parts: L ring, P ring, S ring and M ring. L, P, S, M. ओके, तो हम डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको। तो ये है एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। अगर हम फ्लैजिला को बड़ा करके देखें तो हमें फ्लैजिला ऐसा दिखता है। 4 रिंग्स हैं, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग एंड एम रिंग। इन चारों को इकट्ठे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ओके, इसके ऊपर यहाँ प्रेजेंट है हुक एंड दिस इज द फिलामेंट। दिस इज द फिलामेंट जो आप देख पा रहे थे इस तरीके से। दिस इज द फिलामेंट। एंड ऑल्सो रिमेंबर 4 रिंग्स हमने बोली, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग एंड एम रिंग। बट जो एल और पी रिंग होती है इसको डिस्टल सेट बोला जाता है। ठीक है, इसको डिस्टल सेट बोला जाता है। और जो एस और एम रिंग होती है इसको प्रॉक्सिमल सेट बोला जाता है। सो एल रिंग एंड पी रिंग इनको डिस्टल सेट बोला जाता है एंड प्रॉक्सिमल रिंग्स होती हैं एस रिंग और एम रिंग। ऑल्सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ये चारों रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एल, पी, एस एंड एम। वेराज जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सिर्फ 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज एस एंड एम। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकंड सरफेस स्ट्रक्चर दैट इज पिलाई। पिलाई कंपैरेटिवली शॉर्टर होते हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू द फ्लैजिला। और जैसे फ्लैजिला वाज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, सिमिलरली पिलाई इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड पिलिन। इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड पिलिन। अब पिलाई का फंक्शन क्या होता है? पिलाई बेसिकली इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ वन बैक्टीरियल सेल विद द अदर बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये अटैचमेंट एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया से करवाता है। ये कॉन्जुगेशन में इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है ये हम बैक्टीरिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया का। एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, दैट इज कॉन्जुगेशन। उसमें पिलाई इंपॉर्टेंट होता है। सो इट इज हेल्पिंग इन द अटैचमेंट ऑफ वन बैक्टीरियल सेल विद अनदर एंड इट इज हेल्पिंग इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस विच इज बेसिकली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियाज, अ प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज। ऑल्सो ये सिर्फ उन बैक्टीरिया में होता है जिनमें प्लाज्मिड्स होते हैं। और हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। The third surface structure is fimbri. Fimbri are fine. F for fimbri, F for fine. ठीक है, तो ये fine होते हैं और इनका काम क्या होता है? It helps in the attachment of bacteria with the substratum. बेस से बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं, मे बी अ रॉक और एनीथिंग. सो दे आर fine and they help in the attachment of bacteria to the substratum. So that's it for this video. We will continue the lesson from here in the coming videos. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.